दोस्तों आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद तुम्हारा दिमाग घुमा दे, रात को सोने ना दे, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि फिजिक्स जैसी चीज क्यों स्टार्ट हुई होगी? फिजिक्स मतलब सोचना, हमने क्यों सोचना स्टार्ट किया होगा? क्या हम रियलिटी को बेहतर तरीके से जानना चाहते थे, रियलिटी को समझना चाहते थे? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर इतना ज्यादा अजीब है ना, वो हमें जान जान के उकसाता है, वो सेंस ही नहीं बनाता। हम जब भी सोचते हैं कि ये तो ऑब्वियस चीज होगी, हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल जैसी चीज हो ही नहीं सकती, फिर ऐसी चीजें निकल के आ जाती हैं। वर्म होल, अभी तक हम सोच रहे हैं कि वर्म होल जैसी चीज नहीं होगी, कैसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है तो एक तरीका तो है कि एक पॉइंट से दूसरी जगह तक जाओ, या दूसरा ये भी तो तरीका हो सकता है ना, उस बी पॉइंट को पकड़ के ही अपनी तरफ खींच के ले आओ। समझ पा रहे हो ना? ये रहा ए पॉइंट, बी पॉइंट, लाइट यहां से यहां तक जा रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर किसी तरीके से बी पॉइंट को खींच के मैं यहां तक ले आऊं तो मैं लाइट से जल्दी पहुंच जाऊंगा। आई एम नॉट ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट, आई एम जस्ट रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्टर देन लाइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ज्यादा फंडामेंटल है, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स? क्या ज्यादा फंडामेंटल है, तुम्हें क्या लगता है? तो मैं यहीं से ही आज स्टार्ट करने वाला हूं। ऑल्दो मैंने हेडिंग डाली है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो मैं पता है मेरे को बस लिखने की आदत है, इसलिए मैं बोर्ड को यूज करता हूं, वरना तो हम वैसे भी बात कर सकते हैं कहीं पे बैठ के। बट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को मैं यहां कट करना चाहूंगा। जब भी कोई थ्योरी हम फाइंड आउट करने वाले, उसको हमें बोलना होगा क्वांटम ग्रेविटी। इट्स जस्ट माई पर्सनल थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू मी, जो एक्चुअल थ्योरी जितना भी मैंने पढ़ा है, समझा है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और क्वांटम लूप ग्रेविटी, ये जितनी भी थ्योरीज होती है ना, अगर हम बोल रहे हैं हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंचना है, तो मेरे ख्याल से गोल ही गलत है। पहले हमें पहुंचना होगा क्वांटम ग्रेविटी की तरफ, कि ग्रेविटी को कैसे क्वांटमाइज मैंने ही शब्द निकाला लग रहा है, बट ग्रेविटी को कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो हमें समझना है। और क्यों नहीं होती, क्या दिक्कत है भाई? एक ग्रेविटी वाली है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स, मिक्स से नहीं कर पा रहे हैं हम। एक मिक्सी में डाल के कैसे उसका शेक बना सकते हैं, आज मैं बताने वाला हूं। वन ऑफ द कैंडिडेट दैट मेक्स इट पॉसिबल, व्हिच इज स्ट्रिंग थ्योरी। बट भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है, यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले चलते हैं हम अपने पहले इंसान से मिलने, जिसका नाम है एल्बर्ट कैमू। ये जो एल्बर्ट कैमू है, इससे हम लास्ट टाइम भी मिले थे जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। याद है ना, क्वांटम मैकेनिक्स 5 लेक्चर में लाया था, जिसमें हमने एक एक करके फिलॉसफी के थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने की कोशिश की। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था मैंने उसमें अपना समय। वैसे ही यहाँ भी बहुत सारा समय मैंने इन्वेस्ट किया है। मैंने अपनी एक न्यू डायरी है तुम्हारे भाई की, पहले वाली पे आइंस्टाइन था, याद है ना? तो ये न्यू डायरी है मेरी, जो मैंने इस बार स्ट्रिंग थ्योरी के लिए लगाई है, और इसके मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये कुछ पेपर्स हैं, डायग्राम्स, जो कि गिर जाएंगे तो मुझे ध्यान से देखना होगा। ये देखो, शिट, ये सारे डायग्राम्स है जो मुझे इसमें चिपकाने होते हैं। बट दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि जब मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ रहा था तो स्ट्रिंग थ्योरी और अच्छे से समझ आने लग गई। काफी सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स थे, जैसे एनोमलीज हो गया, सिंगुलैरिटी हो गया, रीनॉर्मलाइजेशन। डोंट वरी एट ऑल, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसे समझो या पता होना चाहिए तुम लोगों को। भाई जो सामने खड़ा उसको ढंग से नहीं अभी समझ आए, धीरे धीरे गो विद फ्लो करेंगे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस आएंगे, उसमें एकदम अनलेयर करेंगे, जैसे प्याज को एक एक लेयर को उतारते हैं ना, वैसे। बट मैं यहाँ पे वो पूरी क्वांटम फील्ड थ्योरी की मैथमेटिक्स वगैरह समझी, और उसके बाद फिर पीछे से स्टार्ट किया स्ट्रिंग थ्योरी को। ये देख रहे हो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। तो ये था हमारे पास। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऐसे पेपर को पैरों में नहीं गिरना चाहिए। ये देख रहे हो, ये डायग्राम्स हैं सारे के सारे, जो मैं अपनी नोटबुक में से पेस्ट कर देता हूं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्बर्ट कैमू भाई साहब से। ये जो है, ये फिलोसोफर हैं, और क्या लिखते हैं यार, मतलब मैं तो फैन हूं फिलोसफी में इनका। ये एब्सर्डिज्म के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। इनकी एक बुक है द मिथ ऑफ सिसिफस।
जिनकी एक स्टोरी है कि वो एक बड़े ही ज़्यादा चतुर और इंटेलिजेंट एक राजा थे, जिनको मतलब सजा हो गई थी, एक ऐसी सजा उनको मिली थी। इंटेलिजेंट तो थे लेकिन थोड़े से क्रूअल भी थे। तो उनको एक सजा ऐसे मिली कि एक पहाड़ है, इनफाइनाइटली बड़ा पहाड़ है, बस उस पर एक पत्थर को ऊपर लेके जाना है, बस वो ऊपर लेके चले गए अगर एंड तक तो खत्म उनकी सजा। बट भाई इनफाइनाइटली लोग हैं, पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करते थे, पत्थर को ऊपर लेके जाते थे, थक जाते थे, पत्थर फिर से नीचे, फिर से पत्थर को ऊपर लेके जाते थे, फिर से नीचे। क्या करें, है ना। ये पहली सीख हमें यहां से लेनी है अपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ने में, कि उस इंसान ने क्या समझा कि मैं जीत के बारे में अगर सोचूंगा तो वो तो है ही नहीं कभी। मुझे मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ मुझे क्या करना है, एक पत्थर को वो बिल्कुल पीक तक लेके जाना, पहाड़ की चोटी पे लेके जाना। भाई चोटी नहीं दिख रही उसकी, लेकिन मेरे को लेके भी जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? जर्नी में मजा लेना होगा मुझे। वो पत्थर को ऊपर ले जाने की जर्नी है ना, फिर वो रोल करके नीचे आता है, अगर मैं उस जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दूं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। फिर वो जो मजा है ना भाई साहब, वो अलग ही लेवल का होगा, वो अनपैरेलल होगा मेरे हिसाब से, मतलब उस सिसिफस के हिसाब से जो मेरे को इनकी बुक पढ़ के पता लगा था। दैट इज द लर्निंग जो हमारे साथ रहने वाली है इस 5 लेक्चर की सीरीज में। हालांकि 5 लेक्चर होंगे लेकिन पूरे लहू लुहान होके छोड़ने वाला हो, मतलब इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग की तुम्हें टॉपिक्स दे दूंगा जो शायद रात में सोने नहीं देंगे। और इतना डीप स्ट्रिंग थ्योरी तुमने कभी नहीं सुना होगा, काफी सारी बुक्स इसमें मैंने पढ़ी हैं। मैथमेटिक्स को मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा लेके तो आऊंगा पक्का, ये तो तुम लोगों को मेरा पता ही होगा अगर पहले से मुझे देख रहे हो, और जो नहीं देख रहे तो भाई मैं मैथमेटिक्स यूज करता हूं बीच बीच में, बहुत ज्यादा नहीं, जो सबको समझ आ जाए। अगर तुम 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, बीएससी में, एमएससी में, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है वीडियो में। सो एल्बर्ट कैमू से हम ये सीखे कि जर्नी जो होगी उसे एंजॉय करना, फाइनल गोल को नहीं। क्योंकि एक बात बताऊं, वैसे तो स्पॉइलर मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन ये स्ट्रिंग थ्योरी 5 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हमें पता लगेगा दिस इज नॉट द रियलिटी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और काफी हद तक चीजें इसमें रॉन्ग साइड पे जाती हैं। ये थ्योरी को बहुत ही बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है। एट द मोमेंट ये ऐसी जगह पे टूट रखी है कि कोई भी सही नहीं कर पा रहा है इसको। इसके जो टेस्ट, मतलब जब तक प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो जाती, प्रैक्टिकल उसके प्रूफ्स नहीं होते, तो क्या थ्योरी को हम सही मान लेंगे? इट हैज 0 प्रूफ्स एट ऑल एट द मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्यों इतना मुश्किल क्यों है इसको टेस्ट करना, वो भी बताने वाला हूं। एंड व्हाई स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग क्यों लिखा है उसका मतलब भी बताएंगे। वहां तक इतने आसानी से नहीं पहुंचने वाले हम, डोंट वरी, बट मजा बहुत आएगा। फिर से जर्नी में मजा लेना है। एल्बर्ट कैमू और दूसरे हैं काफ्का। ये जो है ये थोड़ा उधेड़ते हैं इंसान को, मतलब ये थोड़ा डराते हैं, डार्क फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। दोनों ही डार्क फिलॉसफी वाले हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, फिर देता हूं। अगर एक दरवाजा है, उसके उस पार यूनिवर्स का मीनिंग है। स्ट्रिंग थ्योरी हम यूज कर रहे हैं। पहले स्ट्रिंग थ्योरी आई, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे के उस पार यूनिवर्स का मीनिंग है, नहीं दरवाजा खुला। क्वांटम मैकेनिक्स आई, नहीं खुला। क्वांटम लूप ग्रेविटी वो आई, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। अब दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हमारे पास कोई परफेक्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सो कॉल्ड है ही नहीं। तो ये दोनों की फिलॉसफी कैसी अलग है वो मैं बताता हूं। काफ्का के अकॉर्डिंग उस पार कोई मतलब है ही नहीं। लाइफ, मतलब ये तो लाइफ के बारे में बताते हैं, बट लाइफ और यूनिवर्स को थोड़ा पैरेलली समझते हैं। ये कहते हैं कि लाइफ डज नॉट हैव मीनिंग एट ऑल। ढूंढते रहो मीनिंग, तो मीनिंग है ही नहीं। तुम दरवाजा खोलते रहोगे, मतलब दरवाजा खड़काते रहोगे, भाई कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ हैज नो मीनिंग एट ऑल। तुम उठोगे, काम पे जाओगे या स्कूल जाओगे, उसके बाद घर आओगे और फिर सो जाओगे, फिर उठोगे, यही रूटीन चलती रहेगी, कोई मीनिंग नहीं मिलने वाला है पूरी लाइफ में। दिस इज हिज फिलॉसफी। लेकिन एल्बर्ट कैमू कहते हैं वो जो दरवाजा खटखटाने वाली जो जर्नी है, वो जो दरवाजे पे तुम घूसे मार रहे हो रख के, उस जर्नी को एंजॉय करना इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाई आई एम अ फैन ऑफ दिस गाय एल्बर्ट कैमू। बट इन्हें भी बहुत पसंद करता हूं मैं, इनकी फिलॉसफी को। बट ये 2 चीजें थी, ठीक है। तीसरी चीज यहां तक पहुंचने के लिए, विच इज थोड़ा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में बात करना चाहेंगे। न्यूटोनियन फिजिक्स में इन्होंने फिजिकल स्पेस की बात की।
फिर से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी पाथ नहीं होने वाला। तो इन्होंने बात की फिजिकल स्पेस की। फिजिकल स्पेस का मतलब है अगर कोई भी एक पार्टिकल, ये रहा एक पार्टिकल, बस तुम मुझे उसकी पोजीशन, मतलब 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स बता दो और मेरे को उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दो, बाकी ट्राजेक्टरी हम बता देंगे, जो भी इसमें फोर्सेस वगैरह लग रहे हुए। अगर मुझे इनिशियल कंडीशंस, इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस, अगर मुझे इनिशियल कंडीशंस पता लग जाए, मैं उसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी बता दूंगा, मैं उसकी पास्ट ट्रैजेक्टरी भी बता दूंगा। बस मुझे इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाए, ठीक है। इसके मतलब इसके जो कॉन्सिक्वेंस हुए, इसके जो रिजल्ट्स मिले न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, F=m। सभी जानते हैं इसके बारे में। फिजिकल स्पेस के बारे में शायद तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ना, स्पेस, ये फिजिक्स वाला स्पेस नहीं है यार, ये मैथमेटिक्स वाला स्पेस है। आज बहुत इंटेंशनली मैं चीजों को यहां पे यूज करने वाला हूं, मैथमेटिकल स्पेस। क्या फर्क है फिजिकल स्पेस में और मैथमेटिकल स्पेस में? हम आज तक जो स्पेस के बारे में समझते थे वो था आउटर स्पेस। नहीं, स्पेस का मतलब है हमारे सराउंडिंग वाला स्पेस। ये भी नहीं, ये मैथमेटिकल स्पेस है। मैथमेटिकल स्पेस का मतलब है हमारे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और वो ऑब्जेक्ट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये सारे के सारे कुछ 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अगर ये डिब्बे के एलिमेंट्स इन 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस बनाएंगे। लेट अस से कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, सॉरी, लेट अस से फिजिकल स्पेस, एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी होता है। तो दिस इज फिजिकल स्पेस। स्पेस, मैथमेटिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं और फिर इस पर बहुत सारी स्टडी की जा सकती है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सीधा न्यूटन से जंप मारते हैं आइंस्टाइन की तरफ और हम ये इक्वेशन लिखने वाले हैं, जी म्यू न्यू 8 पाई जी सी की पावर 4 टी म्यू। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन जो न्यूटन हमें देके गए। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मेरे को एग्जैक्ट बुक के ऑथर का नाम याद नहीं है, बट ये जरूर पता है श्वार्ट्ज समथिंग था, उनकी बुक का नाम है द वैल्यू ऑफ एक्स या ऐसा कुछ तो नाम है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी, मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। उन्होंने कहा कि एवर सिंस न्यूटन के बाद के समय से पूरी की पूरी फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्चुअल में तो तुम लोगों को एक इक्वेशन इस समय दिखाई दे रही है, दीज आर 10 इंडिपेंडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कंप्लीटली सॉल्व करने में तोते उड़ जाते हैं अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस को। दीज आर सेट ऑफ 10 इक्वेशंस। मैं यहां पे एक और टर्म भी लगा सकता था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वगैरह, बट अभी के लिए दिस इज द इक्वेशन। अब मैं इसको इससे कंपेयर करके देखना चाहूंगा, ठीक है। ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये काम कर रही है F, और ये जो टर्म है ये एक्सेलरेशन जैसा काम करती है। तो उस हिसाब से ये टर्म 1/m जैसा बिहेव करेगी। लेट मी टेल यू, गिव मी अ सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली टर्म लिखी है, ये है कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। ये हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स जो है ना, उसको तुम 3 डायमेंशनल इसे ग्रिड की तरह समझना। 3 डायमेंशनल ग्रिड, 2D नहीं, ये मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूं, ये नहीं, 3 डायमेंशनल ग्रिड के बारे में सोचना होगा। अगर मैं इसको एक बॉक्स में डाल दूं, 1 मिनट रुको, बस ऐसे एक बॉक्स में डाल दूं, तो 3 डायमेंशनल ग्रिड्स के बारे में तुम लोगों को सोचना होगा, नोट 2 डायमेंशनल ग्रिड्स। दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशन टाइम का, यह मैं बताना चाहती हूं इक्वेशन। तो 3 डायमेंशन स्पेस और 1 डायमेंशन टाइम को हम बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, हम ऐसे पलट के वर्म होल भी बना सकते हैं। अभी मैं बताया था ना, इस स्पेस में गड्ढा भी हो सकता है जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं, याद आया? ऐसी ऐसी चीजें बता रखी है पहले। तो जितना भी स्पेस में कर्वेचर प्रोड्यूस होगा वो ये करेगा, सॉरी, वो कैसे डिस्क्राइब होगा, वो यहां से डिस्क्राइब होगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो टर्म है ये 1/m है, m नहीं। ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह है ना। मास क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, पढ़ी है ना 9th क्लास में। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच the object stays in the same state of rest or in motion unless until an external force acts on it. ऐसे ही होता था ना।
वैसे ही यहां पे भी है। अच्छा ये जो नंबर है ना भाई साहब, इमेजिन करके देखो, ये क्या है जी, 10 की पावर माइनस में 11। ये क्या है, c की पावर 4, 10 की पावर 8, रफली 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, बट रफली ये 10 की पावर दिस और फिर 4, इसको भी ऊपर भेज दो, ये जो टर्म है ना इसको भी ऊपर भेज दो, तो कितना बना, 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 11 और यहां से आएगी 32, तो भाई सब सोच के देखो 43, 10 की पावर माइनस 43। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं, 1 मिनट लो, आराम से सोचो, वीडियो पॉज करो, m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 की पावर 43। थोड़ी देर के लिए इस टर्म को इधर भेज देते, इधर की साइड, तो ये बनेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 10 की पावर 43 जी म्यू न्यू इक्वल टू ये वाली टर्म जो अभी मैंने लिखी थी। अच्छा मैं रफ नंबर लिखा है, ठीक है, एक पावर बढ़ा ही लो इसमें, क्योंकि 3 भी तो मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। अरे 3 इंटू 10 की पावर 8 था ना, उस हिसाब से सोचो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 भी तो करोगे, उस हिसाब से एक पावर बढ़ जाएगी इसकी, रफली ऐसा 10 की पावर 44। ये क्या है, ये मैटर एनर्जी, ये कारण है जिसकी वजह से जो हमारा स्पेस टाइम है ये बेंड होता है, ये कारण है और ये उसका रिजल्ट है। लेकिन स्पेस टाइम को बेंड करने के लिए इतना बड़ा नंबर पड़ा हुआ भाई साहब, वहां पे इतना ज्यादा बड़ा नंबर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है टू कर्व स्पेस टाइम, टू बेंड स्पेस टाइम, वी नीड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर की हमें जरूरत पड़ेगी स्पेस टाइम को बेंड करने के लिए। इसका मतलब है अर्थ के अराउंड भी बेंड तो होगा स्पेस टाइम, लेकिन वो बहुत कम होगा बेंडिंग, वो बेंडिंग काफी ज्यादा कम होगी, ठीक है। ऐसे ही सन के अराउंड जाए थोड़ी ज्यादा बेंडिंग होगी, काफी बड़ा है। ब्लैक होल के अराउंड जाए तो मैक्सिमम बेंडिंग होगी, वो तो लीक ही हो जाएगा स्पेस टाइम, एक कपड़ा लो उसमें छेद कर दो, काइंड ऑफ वैसा हो गया। समझा ये चीज, ये मैं बताना चाहता हूं। तो न्यूटन की इक्वेशन से कंपेयर करके देखो। अब बिल्कुल दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं भैया ये होती थी न्यूटन की इक्वेशन, अरे भाई साहब इस इक्वेशन, हाँ मुझे पता है कि ये ज्यादा फंडामेंटल है, इसमें मास आ जाएगा, मास इज वेरिएबल वगैरह वगैरह, लेकिन तुम सोच के देखो न्यूटन के दिमाग से निकली हुई चीज एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मैं इसको और अच्छे से भी दिखा सकता हूं, देखो अगर F इक्वल टू एम ए है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F बाई एम, या फिर अभी F इज इक्वल टू एम, ए को लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ठीक, एम को नीचे भेज दो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। वेट अ सेकेंड, खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन अब फोर्स को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। फोर्स को लिखने का तरीका होता है माइनस डेल वी, अरे डेल वी बाई, या फिर कंफ्यूज नहीं मैं ज्यादा करने वाला हूं, डी वी बाई डी एक्स। एक डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ, या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया, देखो कितनी धुरंधर सी इक्वेशन लिखने वाला हूं। ये है न्यूटन की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज। तुम इसे आज तक बहुत शरीफ सी इक्वेशन सोचते थे, जरा अपने शब्द को वापस लेना चाहोगे, दिस इज न्यूटोनियन इक्वेशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हम इसकी इक्वेशन का यूज करके हम काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, समझा। तो दिस वाज न्यूटन्स इक्वेशन। ये है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, हमारा पूरे यूनिवर्स में 4 डायमेंशन है पहली बात तो, और पूरा का पूरा जो स्पेस टाइम है वो स्मूथ है, याद रखना स्पेस टाइम की यहां पे बात हो रही है और वो स्मूथ है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जिंदगी में, फिर आई, हमने सोचा कि भाई सब कुछ, सारी फिजिक्स आ चुकी है हमारे सामने, चाहे वो लॉर्ड केल्विन हो, चाहे वो माइकलसन हो, काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि भाई खत्म, सारा कुछ ढूंढ लिया हमने फिजिक्स में जितना भी, अब इसको ही मैनिपुलेट करना होगा। फिर एक भाईजान आते हैं, उनका नाम है मैक्स प्लैंक, और ये बदल के रख देते हैं सारा कुछ। इनके टीचर ने कहा भाई तो फिजिक्स सब्जेक्ट मत लियो, फिजिक्स में सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, सारे जितने भी फाइंडिंग्स थे वो हो चुकी है। ये भाई आए और इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है ये ऐसी एक आइडियल बॉडी है जिसमें से निकलने वाली रेडिएशन सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी।
एक ऐसी बॉडी जिसमें से निकलने वाली रेडिएशन, जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन जो होंगी वो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगी। और उसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ लगभग कुछ ऐसा सा था। ठीक है, यहां पे कुछ भी रेडिएशंस जो भी निकल रही है और यहां पे उसकी वेवलेंथ, और ये पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के लिए हमने बना दिया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, कोई सॉल्व भी नहीं कर पा रहा था थियोरेटिकली इसे, इस ग्राफ को कोई बना ही नहीं पा रहा था। काफी लोगों ने ट्राई की कि हम ऐसा सा कुछ मतलब क्या ऐसे चेंजेस कर दें। काफी सारे ऐसे लोग थे जैसे रेले, ऐसा ये थे, और फिर वीन थे, काफी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ट्राई किया कि हम इसे मतलब थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन कर पाए। कोई नहीं कर पाया जब तक ये इंसान आया। इसने एज्यूम किया कि शायद जो एनर्जी है, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी कम्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स। इन्होंने बिल्कुल एज्यूम नहीं किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जस्ट एक तुक्का मारा, एक गेस था। इन्होंने गेस किया कि जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, एंड दैट्स इट। इन्होंने ये सोचा, और जैसे ही डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में इन्होंने सोचा, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया था वो तो काफी लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला था। अभी जो मैंने तुम लोगों को स्लिप दिखा रहा था ना, 3 मेरे वो डायग्राम, उसमें एक डायग्राम इनका फॉर्मूला था। तो इन्होंने कुछ ऐसा सा, लगभग ऐसा सा फॉर्मूला हमें दिया, जहां पे एच है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये शुरुआत हो गई यहीं से क्वांटम फिजिक्स की। एंड क्वांटम फिजिक्स में तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है, और उसमें एट द एंड मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो एक ओपन एंडिंग के साथ रहती हैं, कि उसके बाद तुम सोचो। इतना मैंने सोच लिया, अब तुम्हारी बारी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट से काम चला लेते हैं। हमारे यूनिवर्स में जब हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं तो चीजें प्रोबेबिलिस्टिक नेचर में होती हैं, हम एग्जैक्ट चीजों को नहीं बता सकते। अगर मान लो एक एटम में से निकलने वाली एनर्जी, क्या मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कब कौन सी और कितनी एनर्जी निकलेगी? नो, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे बस। हम जब भी फंडामेंटल लेवल पे चले जाते हैं तो चीजें डिस्क्रीट नजर में आती हैं हमें। ठीक है, जैसे डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है विच इज सुपरपोजिशन। ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें इससे डिस्क्राइब कर सकता हूं, पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स। सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कौन सी एग्जैक्ट स्टेट में रहेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अप टू सो ऑन, किस में होगा इलेक्ट्रॉन, वी हैव नो आइडिया, नहीं पता। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि या तो वो फर्स्ट स्टेट में होगा, या सेकंड स्टेट में होगा, या थर्ड स्टेट में होगा। एंड जब मेजर करेंगे वो किसी एक स्टेट में दिखाई देगा। श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस, कि डिब्बे के अंदर बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है, वो देखने के लिए हमें डिब्बे को खोलना पड़ेगा। वैसा ही कुछ यहां पे भी है, और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में गए हैं भाई साहब इसमें। पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सीरीज अगर तुम पूरी देख लोगे तो। और दिस इज क्वांटम फिजिक्स। ये हमें बताती है कि फंडामेंटल लेवल पे ना चीजें ग्रेन जैसी हमें दिखाई देती हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से आगे जाके क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ भी जाएं तो ये हमें बताना चाहते हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड, आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कह रही थी? स्पेस टाइम स्मूथ है। और क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है? डिस्क्रीट नेचर। जब हम फंडामेंटल लेवल पे चले जाते हैं तो डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती है पार्टिकल्स की। तो एक हमें ग्रेननेस के बारे में बता रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप एग्जिस्ट करते होंगे, और एक हमें स्मूथ स्पेस टाइम के बारे में बता रहा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन सी ज्यादा फंडामेंटल है? इससे पहले कि मैं आंसर बता दूं, सोचो। मतलब अपने पास रखना आंसर। अभी किसी के पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है बाय द वे, बट क्योंकि मैं क्वांटम फिजिक्स वाला हूं, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत काम कर चुका हूं, सो मैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ हूं। मैं बिलीव वर्ड तो नहीं बोलेंगे, बट मेरा गैस ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी इज मोर फंडामेंटल देन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। योर प्रोस्पेक्टिव कैन बी डिफरेंट। मैं यहीं पे एक बुक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, एंड मेरा गोल ये रहेगा इस सीरीज में मैं तुम लोगों को फिजिक्स से ज्यादा
लाइफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूं। मेरे को मोटिवेशन देनी नहीं आती है, मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ें जो मुझ पे बीती हैं बस वही बताने की थोड़ी सी आदत है। जैसे मैं कुछ समय पहले एक बुक पढ़ रहा था, वेज ऑफ सीइंग बाय जॉन बर्बर। भाई इनके यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है बुक की, और बुक भी है। मेरे को बुक पढ़ने का शौक है तो मैंने बुक खरीद ली थी। छोटी सी बुक है इतनी सी, और 1-2 दिन में रीड कर लोगे। इन्होंने इमेजेस को कैसे रीड करते हैं इसके बारे में बताया था। तुम लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बट ज़रूर सुना होगा कि द बिगेस्ट ब्लाइंडनेस इन द यूनिवर्स, ऐसा ही कुछ था आसपास इसके, कि सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस होती है जब हम सोचते हैं कि ट्रूथ इज ओनली व्हाट वी नो। हमें जितना पता है वही सच है, वो सबसे बड़ी ब्लाइंडनेस है यूनिवर्स में। इन्होंने अपनी बुक में भी ऐसा सही कुछ कहने की कोशिश की है कि एक ही चीज को स्टडी करने के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम डायग्राम, देखो मेरे पास ना इतने सारे, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, बस डर मत जाना। ये लगभग 50 तो कम बोल रहा हूं मैं, 100-150 है। मैं इसमें से कोई भी एक दिखाता हूं। जैसे यही वाला डायग्राम देखो, अब ये भी मैंने उस पे भी बनाया ना बोर्ड पे, पिछले उस पे ये डायग्राम दिख रहा। इस डायग्राम को देखो और अपनी एक विचारधारा बनाओ, कुछ भी फिजिक्स से रिलेटेड हो ना हो, कुछ भी, जो भी पहले दिमाग में आता, जरा इसको सोचना। अगर ये वीडियो 10,000 लोगों ने देखी होगी तो मैं गारंटी दे सकता हूं ऑलमोस्ट सबने अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव रखा होगा। कुछ ने ये सोचा होगा कि ये तो वही है जो राजन भैया ने अभी हमें बताया था। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये रेले जीन्स कौन है जिन्होंने आगे का ग्राफ डिस्क्राइब कर दिया, ये पीछे का ग्राफ किसने डिस्क्राइब करा, ये ज्यादा टेम्परेचर है कम टेम्परेचर है, ये तो मेरे किसी दोस्त की खोपड़ी लग रही है। कुछ XYZ कुछ भी सोच सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे वेवलेंथ है, अप टू सोन, ये ग्राफ ऊपर नीचे क्यों है, ये टेम्परेचर, कितने सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना। बस वैसा ही यहां पे भी है कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज मोर फंडामेंटल। हमारे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में अलग अलग फील्ड्स फैली हुई हैं। उन फील्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस को, एक्साइटेशंस को हम पार्टिकल्स बोलते हैं। एक्साइटेशंस इन क्वांटम फील्ड्स इज पार्टिकल्स। लेकिन पार्टिकल्स के साथ एक दिक्कत है, साइज। पार्टिकल का साइज क्या होता है, क्या साइज होता है एक्चुअल एटम का, वी हैव नो आइडिया। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था क्या डोरेमोन की स्मॉल लाइट बनाना पॉसिबल है। द आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी नो, स्मॉल लाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें एटम को छोटा करना होगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एटम का साइज क्या होता है, जो पता ही नहीं। और अगर हम एटम के साइज को छोटा करने की, एटम का साइज नहीं पता बाय द वे हमें एग्जैक्ट, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, उसकी कोई वॉल्यूम वगैरह के एग्जैक्ट के बारे में नहीं पता, हम तो वो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं सिर्फ। तो अगर हम एटम के साइज को छोटा करना चाहते हैं, मतलब न्यूक्लियस को भी छोटा करेंगे, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ या न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ हम छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर तुम राजन को छोटा करने की कोशिश करो, या राजन को कंप्रेस, राजन के एटम कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो वो कुछ और बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाम समझ गया मैं, राजन वीणा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता। सो मेरा ये मानना है, ये मेरे दिमाग से निकली एक्सप्लेनेशन है। तुम इसे गलत बोल सकते हो, तुम अपना पर्सपेक्टिव सामने रख सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू आउट। तो अपने पर्सपेक्टिव जरूर रखा करो, और एक ट्रूथ नहीं होता हमारे यूनिवर्स में कभी भी। तो ये मेरे ख्याल से है। अब यहां पे दिक्कत ये आ रही थी, मैं 2 एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, एक तो फोटोन, और ये जो क्वांटम फील्ड वाले हैं, हम लोग ही हैं, हम मानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब मैंने बोला कि स्पेस टाइम फैब्रिक है, फैब्रिक में घूसा जैसे ही तुमने मारा, एक घूसा मारते ही उसमें वाइब्रेशंस आ जाएगी। पानी में पत्थर फेंकोगे, वाइब्रेशन होंगी ना, वैसे स्पेस टाइम में भी वाइब्रेशन है। हमने 2016 में मेजर भी कर लिया, उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिए जा चुके हैं। कीप थॉर्न और एक वीज हैं, 3 साइंटिस्ट को मिला था इन टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड्स को एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए। मतलब कई लाखों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर, 2 ब्लैक होल एक दूसरे का राउंड घूमते टकरा गए। 1916 में आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि ग्रेविटेशनल वेव जैसी चीज होती होगी, बहुत लो कॉन्फिडेंस के साथ।
शायद होती होगी कि ये जो स्पेस टाइम है ना, इसके अंदर वाइब्रेशंस भी फैलती होंगी। वाइब्रेशन इन द सेंस इसके अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होती होंगी। अच्छा ठीक है, इसको मेजर कैसे करें? मेजर करने का तरीका देखो। अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर का। अगर कहीं दूर से स्पेस टाइम में वाइब्रेशंस, वो रिपल्स आ रही होंगी, बड़ा प्रिसाइजली रखना होगा हमें ये। अगर बहुत दूर से रिपल्स आएंगी और इन ए बी पॉइंट्स में से वो रिपल्स गुजरी, तो ये 10 मीटर से कम डिस्टेंस मेजर होगा। डिस्टेंस एंड टाइम, इसके बीच का स्पेस टाइम श्रिंक या स्ट्रेच होगा। बस हमें वही मेजर करना था। जरा सा भी अगर इसमें फर्क आ गया तो बस हम प्रूव कर देंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, और कर दिया प्रूव। अब सोच के देखो, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था 2000 नहीं, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया 1916 में, और हमने उसको मेजर कब किया? 21 साल लग गए भाई वो कीप थॉर्न को टीम इकट्ठी करने में, गवर्नमेंट्स के साथ लड़ने में कि भाई हमें करने दो, हमें करने दो। 21 साल के बाद एग्जैक्ट 2016, 2015 के लास्ट में मतलब मेजर हो गई थी, लेकिन उसको डेटा को इकट्ठे करते करते, पब्लिश करते करते 2016 हो ही गए। तो 2016 में उन्होंने मेजर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया ग्रेविटेशनल वेव्स को। मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूं कि उनको नोबेल प्राइज भी 2016 में मिला था, 18 में मिला होगा शायद, बट मिला। इसके लिए कितनी कमाल की बात थी। एग्जैक्ट 100 साल, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भाई वो दो ब्लैक होल वेट कर रहे थे आइंस्टाइन के जन्म होने का, ताकि वो वेव्स यहां तक पहुंचा दे, और एग्जैक्ट 100 साल बाद मेजर होती थी वो। कमाल की बात है, मुझे बहुत कमाल की बात लगती है। वापिस अगर हम आना चाहेंगे, ये जो रिपल्स हैं, हम क्वांटम फील्ड थ्योरी वाले मानते हैं कि ग्रेविटी जो है आइंस्टाइन ने जो डिस्क्राइब की, वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। याद रखना, ग्रेविटी इज नॉट फंडामेंटल, इट इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। कैसे इमर्ज होती है? अब इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में तो क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है। एंटेंगलमेंट याद आया? वो बताया था कि अगर दो पार्टिकल को इंटरेक्ट कर दो, या दो पार्टिकल का एक साथ जन्म हुआ हो, तो आपस में एंटेंगल होते हैं। एक पे कुछ एक्सपेरिमेंट करो, दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। एक की स्टेट को चेंज करो, दूसरे की स्टेट अफेक्ट हो जाएगी। दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। उस एंटेंगलमेंट, पूरे यूनिवर्स में जो एंटेंगल्ड पार्टिकल हैं, उस एंटेंगलमेंट का एक रिजल्ट है स्पेस टाइम, ग्रेविटी। पता नहीं सही है कि नहीं, बट इट्स जस्ट अ थ्योरी, इट इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो ये ग्रेविटी इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। काफी सारे लोग इस पे बिलीव करते हैं कि ग्रेविटी मतलब आइंस्टाइन ने जो डिस्क्राइब किया वो जस्ट एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी, वो उससे डीप फंडामेंटल और भी चीजें हैं। तो हमने क्या किया इसमें? हमने कहा कि यहां पे भी कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम ग्रेविटोन्स बोलते हैं। ग्रेविटी के पार्टिकल्स ग्रेविटोन्स। दैट डज नॉट, अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है या ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट करती होगी। मैं तो वो बताने आया हूं कि स्ट्रिंग थ्योरी क्यों पढ़े, क्या दिक्कत है? हमेशा हम बोल देते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाने का काम करेगी। भाई क्यों, क्या दिक्कत क्या है इन दोनों में, वो भी तो समझ आए। अब मैं दिक्कत ही बताने वाला हूं। अगर यहाँ पे ग्रेविटी ग्रेविटोन्स के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स को भेजती है, हमारे यूनिवर्स में स्पेस टाइम में ग्रेविटोन्स हैं, और जो कैरी करते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट को। यहाँ पे फोटोन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे रिस्पोंड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। पहली बात, खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इवन डू नॉट इंटरेक्ट विद देमसेल्फ, विद themselves। खुद के साथ तक भी इंटरेक्ट नहीं करते। एक फोटोन और दूसरा फोटोन है, कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को आर पार करके चले गए। दैट इज फोटोन्स। लेकिन अगर एक फोटोन जा रहा है और तुमने उसके आसपास, या फिर मैं एक ढंग का एग्जांपल देना चाहूंगा, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो वो लोअर स्टेट से अपर स्टेट में मूव कर सकता है। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, उसके ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, बहुत ही ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो वो जंप करके ऊपर भाग सकता है। ठीक है? या हायर स्टेट में तो वो लोअर स्टेट में जंप कर सकता है बाय रिलीजिंग अ फोटोन। अब यहीं पर गेम स्टार्ट होती है। ये जो फोटोन है ना, अब ये फोटोन किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ये सिर्फ इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ। ठीक है, अच्छा चल रहा था सब कुछ। मतलब फोटोन को अगर मैं टच करूंगा मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि खुद पे चार्ज नहीं है, लेकिन चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है?
ये फोटोन जाता जाता दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है। अब फोटोन से फोटोन नहीं बन सकता क्योंकि खुद के साथ इंटरेक्ट करता ही कहां है। कमाल की बात बताने वाला हूं। अब ये फोटोन दो चीजों में स्प्लिट हो सकता है, एक होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा एंटी इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास पॉजिट्रॉन है। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मिलके दोबारा एक फोटोन बना दे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये फोटोन दोबारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना दे एंड अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये पॉजिट्रॉन किसी फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है एंड न्यू प्रोसेस बन सकती। ये तो ऑलमोस्ट इन्फिनिट तक जा सकती थी, लेकिन हमारी मैथमेटिकल ट्रिक्स जिसका नाम होता है रीनॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मैथमेटिकल ट्रिक है जिससे हम इन इंफिनिटीज से बच सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, पक्का वादा रहा। बट ये रीनॉर्मलाइजेशन ट्रिक है हमारे पास जिससे हम ये जो इंफिनिटीज राइज होंगी, ये जो इन्फिनिट चलती रहेगी प्रोसेस, इससे हम बच सकते हैं। अब इधर आते हैं, जो ग्रेविटॉन्स होते हैं या ग्रेविटी के जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी या फिर मोमेंटम इसके साथ एसोसिएटेड, इसको इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। कहने का मतलब है अगर एक ग्रेविटॉन है, चलता चलता उसमें से एक और ग्रेविटॉन निकल सकता है। समझ गए? ग्रेविटॉन में से ग्रेविटॉन निकला, लेकिन जैसे ही एक ग्रेविटॉन में से ग्रेविटॉन निकला तो मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम बता सकता हूं, भैया अभी वो निकला था। लेकिन जैसे ही वो निकलेगा, अगर मैं उसकी पोजीशन को अच्छे से मेजर कर सकता हूं, मोमेंटम बड़ा खतरनाक होगा उसका। इसका मतलब इसका मोमेंटम बहुत हाई होगा एंड इसमें से और ग्रेविटॉन निकल जाएंगे, फिर उसका मोमेंटम बहुत हाई होगा और ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि ग्रेविटॉन तो इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, फोटोन नहीं कर सकते एंड अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस चलते चलते ले आएगी इंफिनिटी। अनफॉर्चुनेटली हम ये वाली इंफिनिटी से तो बच गए। यानी रीनॉर्मलाइजेशन ट्रिक जो है, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूं, क्वांटम फील्ड थ्योरी जब हम सीखेंगे स्ट्रिंग थ्योरी से पहले, उसमें मैं बताऊंगा इससे तो बच गए हम, यहां नहीं बच पाए। यहां की जो इंफिनिटीज आई ना, उसने तोड़ के रख दिया भाई फिजिक्स को। बट ठीक है, हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक रिलेटिव है। बाय द वे, रिलेटिव से याद आया, तुम लोगों को पता कि आइंस्टाइन ने अपनी एक रिलेटिव, मतलब अपनी कजन से ही शादी कर ली थी। तो रिलेटिविटी बनाई भी और रिलेटिविटी छोड़ो, कुछ नहीं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका एक, फिर से रिलेटिव वर्ड आ गया, उसका काइंड ऑफ एक भाई बहन समझ लो है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमल सुपर ग्रेविटी। मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काइंड ऑफ एक एक्सटेंशन मान सकते हो, उससे बेहतर थ्योरी मान सकते हो, जो कि रीनॉर्मलाइज करना पॉसिबल है। बट स्टिल ये भी रीनॉर्मलाइजेशन करना पॉसिबल है, ये भी रीनॉर्मलाइजेशन करना पॉसिबल है, तो दोनों को मिलाना आसान हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं स्टिल देयर इज फंडामेंटल डिफिकल्टी इन मर्जिंग टू थ्योरीज। यहां पे वो ग्रेननेस, वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो इतनी ज्यादा बार हमने प्रूव कर दी है, इतनी ज्यादा हमने प्रिडिक्शंस कर लिए जो कि सही प्रूव हो गई हैं, कि उसको भी गलत ठहराना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये भी हमारे आसपास मैक्सिमम चीजें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ वजह से वर्क कर रही हैं। क्या करें, दुविधा हो गई। इससे बचने के लिए तो हमने एक मॉडिफिकेशन की एंड नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग थ्योरी। हमने माना कि पॉइंट पार्टिकल्स जैसी चीज होती ही नहीं है, पार्टिकल्स की जगह हम लेके आने वाले हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। अब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, पियानो की स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको वाइब्रेट कर दूं, गिटार की स्ट्रिंग को फॉर एग्जांपल, गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते उसकी कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी, कुछ ओवरटोन्स भी होंगी, कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी। पढ़ा होना है, ये 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा ऑसिलेशन वेव्स चैप्टर में। तो वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती, बाकी सारी ओवरटोन्स होती हैं। वैसे ही यहां पे स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग एक तरीके से वाइब्रेट करेगी, सोचो वाइब्रेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का लेना देना होता है एनर्जी के साथ। वीडियो में ही अभी पीछे बताया था, है ना, प्लैंक ने बताया था। और एनर्जी का लेना देना होता है मास के साथ।
इसका मतलब कितने अच्छे तरीके से वो वाइब्रेट करेगी, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका लेना देना एनर्जी के साथ, उसका लेना देना मास के साथ। तो मास ऑफ स्ट्रिंग कहां से आएगा? उसकी वाइब्रेशन से। नाउ वॉच दिस, एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, यही मेरा चार्जर है फॉर एग्जांपल। इसको ये कितनी वाइब्रेट करेगी, किस पे डिपेंड करेगा? इसकी टेंशन पे, है ना, इसकी टेंशन पे डिपेंड करने वाली हैं चीजें। तो किस तरीके से वो स्ट्रिंग, क्या वो एक लूप है या फिर वो एक सेगमेंट ऑफ लूप है जो कि दो पॉइंट्स के बीच में बांध रखी है, कितनी उसके अंदर टेंशन है, डिपेंडिंग ऑन दैट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टिकल जन्म लेता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो आज तक हम सोचते थे छोटी टाइनी सी एक डॉट है, डॉट पार्टिकल है, पॉइंट लाइक पार्टिकल है, नहीं, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है वो एक स्ट्रिंग है, एक लूप है जो कि वाइब्रेट कर रही है। और एंड दैट्स इट, फंडामेंटल आइडिया यही था। और कितनी सारी जो नॉन रीनॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती गई धीरे धीरे, जैसे हमने एज्यूम किया कि पॉइंट लाइक पार्टिकल्स ना होके स्ट्रिंग्स होती। पर ठीक, सबके साथ बहुत सारी फायदे आते हैं, बहुत सारे नुकसान आते हैं, और बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं वीडियो को ऑलमोस्ट एंड यहीं पे करना चाहूंगा, इससे पहले कि व्हाई इट इज हार्ड टू टेस्ट। हमें आने वाली सीरीज में पढ़ना है हायर डायमेंशंस के बारे में। अब हायर डायमेंशनल स्पेस हम दोनों तरीके के पढ़ने वाले हैं। एक तो स्ट्रिंग थ्योरी के 10 डायमेंशंस, वो एक्चुअल फिजिकल डायमेंशंस हैं हमारे आसपास वाले। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कि लीक कर गई है, इसीलिए वीक होती है। 10 डायमेंशन बताएंगे धीरे धीरे। हमें पढ़ना होगा ब्रेन्स के बारे में। ये वाला नहीं, वो मैंने बताया ना, अभी एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने बांध रखा है, तो वो काइंड ऑफ ब्रेन है। 2 पॉइंट्स बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, हमें ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ना है। ड्यूअलिटीज और ब्रेन्स जो चीज थी हमारे पास, ये स्ट्रिंग थ्योरी का सेकंड रिवॉल्यूशन लेके आई थी। स्ट्रिंग थ्योरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, ये 2 चीजों ने उसे बचा लिया, लेकिन स्टिल अभी भी काफी सारी उसमें दिक्कतें हैं जो हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। बट अभी थर्ड रिवॉल्यूशन की इसको बेचारी को जरूरत है। टेस्ट करना क्यों इसमें डिफिकल्ट है? सबसे पहली बात, ये थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि हायर डायमेंशंस हमें दिखेंगे, हम उनको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रिलियन टाइम्स, याद रखना ये नंबर, ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी पार्टिकल कोलिजन्स में देन आवर करंट एनर्जी। मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या करता है, एक पार्टिकल को घुमाता, फिर एक प्रोटॉन छोड़ा, दूसरे प्रोटॉन को उसके साथ टकराया और एनर्जी रिलीज होगी। वो पार्टिकल फर्दर पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे, काफी सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, फिर उसे मेजर करेंगे। अभी के कंपैरिजन में ट्रिलियन टाइम्स हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं ये स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्ट्रिंग थ्योरी प्रिडिक्ट करती है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। मतलब कहने का है कि जब हम इतने ज्यादा मैसिव, इतना ज्यादा खतरनाक कोलिजन करने वाले हैं, तो क्वार्क, मतलब जो प्रोटॉन को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके बीच में हमें क्वार्क दिखाई देंगे। तो वो जो क्वार्क हमारे पास हैं, वो इतने काइंड ऑफ, ऐसे समझ लो कि मैटर जो है फंडामेंटल लेवल पे जाकर वो मेल्ट हो चुका। वो मेल्टिंग स्टेज है, बड़ी ज्यादा खतरनाक स्टेज है, जहां पे हमारी फिजिक्स, अभी करंट की फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी फेल हो जाती है। वो ये जगह है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करती है, क्लेम करती है डिस्क्राइब करने का स्ट्रिंग थ्योरी, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। तीसरी चीज ये प्रिडिक्ट करती है माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग का नाम अगर तुम लोगों ने सुना हुआ है तो वो बहुत पीछे पड़े हुए थे इसके। माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल का मतलब है कि ऐसी स्टेट में जब ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बनेगा, जब हम प्रोटॉन्स को टकराएंगे या फिर गोल्ड के हैवी न्यूक्लियस को जब हम टकराएंगे, तो इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी कि जो स्पेस टाइम है वो स्पेस टाइम ही मेल्ट हो जाएगा। सोचो, ये जो स्पेस है यही मेल्ट हो जाएगा उस समय पे, और तब हमें माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स दिखाई देने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वर्म होल्स दिखाई देने वाले हैं, मेजर होंगे। दिखाई देने का मतलब हम उसे मेजर कर पाएंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल लैब में, लेकिन उसके लिए हमें बनाने होंगे ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल एक्सेलरेटर्स।
तो मैं यहां पे वीडियो खत्म करना चाहूंगा और तुम लोगों से पूछना चाहूंगा आज पहले ही वीडियो में, क्या लगता बनाने चाहिए एक थ्योरी को प्रिडिक्ट करने के लिए इतने पावरफुल, ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल एक्सेलरेटर्स? काफी सारे फिजिसिस्ट इसके अगेंस्ट नहीं बनाने चाहिए। फिजिक्स इज डेड घोषित कर देंगे वो। फिजिक्स को बचाने की जरूरत है स्ट्रिंग थ्योरी से, ऐसा कहते हैं लोग कि बेकार के इन्वेस्टमेंट करा देंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बनाने में। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? तुम्हारा पर्सपेक्टिव मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक चीज है नजरिया, तो वो अपना ही रहने देना, पर्सपेक्टिव अपना ही रहने देना, मुझे सुन लेना ताकि और क्वेश्चंस पूछने में हेल्प हो सके तुम लोगों की। पर्सपेक्टिव खुद का होगा, जैसे मैं रखता हूं। मैंने ये किसी बुक की लाइनें नहीं चिपकाई हैं तुम्हें, मैंने इसमें जो काफका है, एल्बर्ट कैमू है, वो जबरदस्ती नहीं घुसाए हैं, ये मैं ऐसे सोचता। बस इतना है। आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना जो भी क्वेश्चन होगा। और मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्वांटम संडे, जो कि काफ़ी समय से बोल रहा हूँ बट अब पक्का स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं इन वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। तुम लोग ज़रूरी नहीं है इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हो, जो भी दिमाग में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या चल रहा है, रिसर्च में जाना चाहिए नहीं, कुछ भी जो भी होगा हम उसको बेस्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।